Dear friends, Nursing Academy presents NCLEX RN Series 20 edition Medical Surgical Nursing Respiratory System MCQ number 141 to 150। Dear friends, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। सीधी बात, केवल पढ़ाई की बात। जो यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8360069703 पे सेंड कर सकते हैं। ये वीडियो हर उस कंपटीशन एग्जाम के लिए है जो आप देने वाले हो इन फ्यूचर। प्यारे साथियों, जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं वो हार जाते हैं, जो मेहनत के भरोसे बैठते हैं वो जीत जाते हैं। लगे रहिए, सीधी बात, केवल पढ़ाई की बात। लेट्स नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 141। ए क्लाइंट हैज ए laryngectomy, the evidence of which activity identified by the clients indicate that the nurse is teaching about activities and the stoma is understood। एक क्लाइंट है जिसको लेरिंगटोमी हुआ है, जो लेरिंग्स का सर्जरी हुआ है। द एविडेंस ऑफ विच एक्टिविटी आइडेंटिफाइड बाय द क्लाइंट इंडिकेट दैट द नर्स इज टीचिंग अबाउट एक्टिविटीज एंड द स्टोमा इज अंडरस्टैंड। क्लाइंट कौन सी एक्टिविटी बताएगा जो उसको अवॉइड करनी है। ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से द नर्स इज टीचिंग अंडरस्टूड है, मतलब ऑप्शन में से एक एक्टिविटी बतानी है। यदि वो एक्टिविटी करेक्ट है तो नर्स इज टीचिंग अंडरस्टूड है। ऑप्शन 1 वाटर स्पोर्ट्स, ऑप्शन 2 स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, ऑप्शन 3 स्लीपिंग विद पिलोज, ऑप्शन 4 हाई ह्यूमिडिटी एनवायरमेंट। अवॉइडेंस का मतलब है कि इन चारों एक्टिविटीज में से कौन सी लेरिंगोटोमी के बाद एक्टिविटी अवॉइड करनी है। गेस योर करेक्ट आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। करेक्ट आंसर इज वाटर स्पोर्ट्स। लेरिंगोटोमी के बाद क्लाइंट को वाटर स्पोर्ट्स अवॉइड करना है। वाटर के अंदर खेलना नहीं है, पानी के अंदर जाना नहीं है। स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर सकता है, स्लीपिंग विद पिलोज कर सकता है, बट जो लेरिंगोटोमी हुआ है उसमें जो रेस्पिरेशन है वो अब्रप्ट नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी एनवायरमेंट, ह्यूमिडिटी जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। रेशनल वाटर स्पोर्ट्स पोज ए सीवियर थ्रेट, शुड वाटर इंटर द स्टोमा द क्लाइंट विथड्रॉन। वाटर स्पोर्ट्स जो क्लाइंट है उसको अवॉइड करना चाहिए लेरिंगोटोमी के बाद, क्योंकि जो वाटर है वो स्टोमा के अंदर, जो लेरिंगोटोमी के बाद स्टोमा बना है, छेद बना है, उसके अंदर इंसर्ट कर सकता है और क्लाइंट डूब सकता है, ड्रोन डूब सकता है। स्ट्रेनियस एक्सरसाइज इज नॉट हार्मफुल। स्ट्रेनियस एक्सरसाइज हार्मफुल नहीं है एज लॉन्ग एज देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन। यदि क्लाइंट के जो स्टोमा बना है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए। एडिक्वेट ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल बिकॉज द रेस्पिरेटरी रेट विल इंक्रीज। पिलोज आर नॉट एज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। पिलो लेरिंगोटोमी के बाद कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होते। ऑल्दो केयर शुड बी टेकन नॉट टू occlude द एयरवे बाय एनी बेडिंग व्हाइल स्लीप। जब क्लाइंट सो रहा है तो जो स्टोमा बना है या फिर जो एयरवे है वो एक्लूड या मतलब रुकावट नहीं आनी चाहिए। ह्यूमिडिटी इज डिजायरेबल एंड हेल्पफुल इन कीपिंग सीक्रेशन लिक्विफाइड। ह्यूमिडिटी भी जरूरी है। यदि ह्यूमिड ऑक्सीजन होगी, एनवायरमेंट होगा, तो जो सीक्रेशन है वो लिक्विफाई रहेंगे और बाहर निकलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। ए क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर एन एक्सरेवेशन ऑफ इम्फाइसीमिया। एक क्लाइंट है जो एडमिट हुआ है जिसमें इम्फाइसीमा की कंडीशन एक्सरेवेटेड हो गई, बहुत बढ़ गई है। द क्लाइंट हैज ए फीवर, चिल्स एंड ह्यूमिडिटी। क्लाइंट के अंदर बुखार है, ठंड लग रही है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग ऑन एक्सरेशन, सांस बाहर छोड़ने के टाइम डिफिकल्टी हो रही है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स हिस्ट्री एंड प्रेजेंट स्टेटस। क्लाइंट हिस्ट्री के आधार पर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा। ऑप्शन 1 चेकिंग फॉर कैपिलरी रिफिल, ऑप्शन 2 increase fluid intake, ऑप्शन 3 सक्शनिंग secretion फ्रॉम द एयरवे, ऑप्शन 4 एडमिनिस्ट्रिंग ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। हमें इम्फाइसीमा का क्लाइंट है जिसको इम्फाइसीमा की कंडीशन बढ़ी हुई है, उस कंडीशन के अंदर हिस्ट्री और प्रेजेंट स्टेटस के आधार पर प्रायोरिटी कौन से ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे। कमेंट राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर लिखिए। Yes, your correct answer. Correct answer is option 2 increase fluid intake। हमें यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है, जो क्लाइंट का फ्लूइड स्टेटस है वो उसके आधार पे उसका फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, रेशनल देखिएगा।
फ्लूइड विल रिप्लेस फ्लूइड लॉस फ्रॉम फेवर एंड डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ सीक्रेशन। एम्फाइसीमा के क्लाइंट के अंदर जो सीक्रेशंस हैं लंग्स के द्वारा, रेस्पिरेट नोज के द्वारा, मुंह के द्वारा सीक्रेशन हो रहे हैं, उन गाढ़ा हो जाता है। उनका लिक्विफाई करने के लिए और फ्यूल से उसका स्वेटिंग बढ़ेगा। देन शुड नीड टू रिप्लेस, डिहाइड्रेशन रोकने के लिए हमें फ्लूइड की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? फ्लूइड इनटेक मैनेजमेंट। कैपिलरी रिफिल रिड्यूस द पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन। कैपिलरी रिफिल का काम होता है जो पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन है उसको, उससे रिलेटेड है। कैपिलरी रिफिल हमेशा किससे रिलेटेड होता है? पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट, मतलब प्राप्त है या सही है या गलत। देयर आर नो डाटा फॉर सजेस्ट दैट सीक्रेशन आर ब्लॉकिंग द एयरवे। एयरवे हम प्रायोरिटी बेस हमेशा एबीसी या मास्लो हायरार्की थ्योरी या नर्सिंग प्रोसेस के आधार पर डिसाइड करते हैं। इस ऑप्शन में ऐसा कोई डाटा नहीं है जो कि ब्लॉक कर रहा है एयरवे, तो यहाँ पे प्रायोरिटी एयरवे नहीं होगा। उसके बाद प्रायोरिटी होगा कि उसका फ्लूइड मेंटेन करना। देयर इज नो सपोर्ट दैट सक्शनिंग इज नीडेड। ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन का भी कहीं क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दे रखा, तो सक्शनिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जनरली आर नॉट एडमिनिस्टर्ड टू द क्लाइंट विद सीओपीडी। एम्फाइसीमा एक सीओपीडी का प्रकार है। सीओपीडी वाले क्लाइंट को कभी भी हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन नहीं देते। क्यों नहीं देते? ट्रेडिशनल द रीजन गिवन फॉर दिस वाज क्लाइंट विद सीओपीडी बिकॉज डिसेंसिटाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलस, so that reduced oxygen level act as the stimulus and the high concentration of oxygen level may actually depress respiration। रीजन क्या है? जो CO2 है, ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए एक स्टिमुलस की आवश्यकता पड़ेगी जिससे बॉडी को ऑक्सीजन की कमी फील होती रहे। यदि ज्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हम दे देंगे तो जो रेस्पिरेशन की एक्चुअल ऑक्सीजन डिमांड कंडीशन है वो डिप्रेस कम हो जाएगी। द न्यू थ्योरी, नई थ्योरी क्या कह रही है? सजेस्ट दैट द हाइपोक्सिक ड्राइव इज वैलिड फॉर स्मॉलर नंबर। क्लाइंट को ऑक्सीजन के लिए हाइपोक्सिक ड्राइव होना जरूरी है, ऑक्सीजन की भूख होना जरूरी है। द मेजोरिटी ऑफ केसेज इन्वॉल्व द हेल्डेन इफेक्ट। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसके हेल्डेन इफेक्ट पे निर्भर करती है। हेल्डेन इफेक्ट क्या कहता है? द हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल बिकम मोर सेचुरेटेड विद ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन के मोलिक्यूल है वो यदि ऑक्सीजन से ज्यादा सेचुरेटेड हो गए, हीमोग्लोबिन के मोलिक्यूल पे ऑक्सीजन ज्यादा अटैच हो गई, दे आर अनेबल टू ट्रांसपोर्ट CO2, तो वो की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अनेबल है, मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर, लीडिंग टू हाइपरकेपनिया। तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी जिसे हम हाइपरकेपनिया के नाम से जानते हैं। तो सीओपीडी वाले पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन इसलिए नहीं देते कि जो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी का CO2 बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा, जिसके अंदर बॉडी की हाइपरकेपनिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इस इफेक्ट को हम हेल्डेन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट whose histories include various health problems. These problems include scarlet fever, otitis media, bacterial endocarditis, rheumatic fever, glomerulonephritis. What common factor linking these diseases should the nurse consider? एक क्लाइंट है जिसके वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। हेल्थ प्रॉब्लम में क्या क्या है? स्कारलेट फीवर है, ओटाइटिस मीडिया है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है और र्यूमेटिक फीवर है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो कि ये डिजीज है इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन 1 आर सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शंस काउज्ड बाय स्पाइरेलिया। सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन जो कि स्पाइरेला के द्वारा कोज होते हैं। ऑप्शन 2 कैन बी कंट्रोल थ्रू चाइल्डहुड वैक्सीनेशन। सब डिजीज चाइल्डहुड वैक्सीनेशन के द्वारा कंट्रोल की जा सकती हैं। ऑप्शन 3 आर कोज्ड बाय पैरासाइटिक बैक्टीरिया दैट नॉर्मली लिव आउटसाइड द बॉडी। सभी डिजीज पैरासाइटिक बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं जो कि बॉडी से बाहर रहते हैं। ऑप्शन 4 रिजल्ट फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस दैट एंटर वाया द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सारी डिजीज स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के द्वारा होती हैं जो कि सामान्यतः अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा इंसर्ट करता है। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4
स्कारलेज फीवर, ओटाइटिस मीडिया, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, रूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सारी डिजीज किसके द्वारा होती हैं? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के द्वारा होती हैं, जो कि सामान्य जिसका रूट एंट्री ऑफ रूट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा इंसर्ट करता है। रेशनल देखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन। स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म स्किन पे प्रेजेंट रहते हैं। इन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इन द एनवायरमेंट और एट ऑल टाइम, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर और वातावरण में सभी समय। द मोस्ट फ्रीक्वेंट पोर्टल ऑफ एंट्री आर द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ब्रेक्स इन द स्किन। स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स का पोर्टल ऑफ एंट्री, मोस्ट कॉमन पोर्टल ऑफ एंट्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, या जो स्किन के अंदर ब्रेक्स है। वंस इन द बॉडी द ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रांसमिटेड, यदि ऑर्गेनिज्म एक बार ट्रांसमिट हो जाता है, बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो उससे हार्ट और किडनीज के अंदर चला जाता है। वाया द सर्कुलेशन, तो उसके अंदर जो हार्ट और किडनीज के डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जैसे रूमेटिक फीवर, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वैक्सीनेशन आर नॉट अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ दीज कंडीशंस। ओटाइटिस मीडिया के लिए अभी तक कोई ऐसा वैक्सीनेशन नहीं है। देयर इज एन एंटीटॉक्सिन फॉर स्कारलेज फीवर। स्कारलेज फीवर के लिए एंटीटॉक्सिन अवेलेबल है, बट बैक्टीरिया के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया आर नॉट क्लासिफाइड एज पैरासाइट और बैक्टीरिया डिफरेंट थिंग्स हैं। बैक्टीरिया को हम पैरासाइट को हम बैक्टीरिया के लिए क्लासिफाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट विथ एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। एक क्लाइंट है जो कि एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के साथ आईसीयू में एडमिट है। विच रैपिडली एक्टिंग इंट्रावेनस डायूरेटिक शुड बी नर्स एंटिसिपेट विल बी प्रिस्क्राइब। कौन सा आईवी डायूरेटिक नर्स को प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 फ्यूसेमाइड, ऑप्शन 2 क्लोरथायराइड, ऑप्शन 3 स्पाइरोलेक्टेन, ऑप्शन 4 एसीटोजाइलामाइड। गेस योर करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 फ्यूसेमाइड। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के लिए मोस्टली जो डायूरेटिक प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो होगा फ्यूसेमाइड। क्यों? रेशनल देखिएगा क्यों। फ्यूसेमाइड एक्ट ऑन द लूप ऑफ हेनले। किडनी का जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है उसका एक पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले, उस पर एक्ट करता है फ्यूसेमाइड जो डायूरेटिक है, बाय इंक्रीजिंग द एक्सक्रेशन ऑफ क्लोराइड एंड सोडियम, जो कि सोडियम और क्लोराइड को बाहर निकालता है। बॉडी के अंदर जितना सोडियम बढ़ेगा उतना ही फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो एडिमा की कंडीशन, सूजन की कंडीशन ऑलरेडी प्रेजेंट है लंग्स के अंदर, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। तो हमें यहाँ पे हमारा पर्पज क्या होगा? जो फ्लूइड एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर निकालना। तो फ्यूसेमाइड क्या करेगा? लूप में हिलने के द्वारा जो क्लोराइड और सोडियम है उसका एक्सक्रेशन को बढ़ाएगा। क्लोरथायराइड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा एंड हाइपरटेंशन। क्लोरथायराइड ड्रग्स है, वो ट्रीटमेंट एडिमा और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। दिस ड्रग इज नॉट पोटेंट एंड एज ए फ्यूसेमाइड, बट ये फ्यूसेमाइड के जितना जल्दी इफेक्ट नहीं करती। स्पाइरोलेक्टिन एल्डेक्टोन इज ए पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। पोटेशियम स्पेयर करने वाली, पोटेशियम को स्टोर करने वाली डायूरेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेशियम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होगा स्पाइरोलेक्टिन एल्डेक्टेन। स्टार लगा लेना इस पॉइंट पे। इट इज लेस पोटेंट देन थाइजाइड, लेकिन इसकी पोटेंसी है वो फ्यूसेमाइड और क्लोरथायराइड से कम होती है। एसिटाजोलामाइड इज ड्रग यूज ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा टू लोअर इंट्राओक्यूलर प्रेशर। एसिटाजोलामाइड भी डायूरेटिक का काम करती है, बस इसका ट्रीटमेंट ग्लूकोमा डिजीज, जो आंख की एक बीमारी होती है ग्लूकोमा, उसके अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, व्हाट नर्सिंग एक्शन विल मोस्ट हेल्प ए क्लाइंट ऑब्टेन मैक्सिमम बेनिफिट आफ्टर पोस्चुरल ड्रेनेज। कौन सा नर्सिंग एक्शन मोस्टली हेल्प करेगा पोस्चुरल ड्रेनेज के बाद क्लाइंट मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, बेनिफिट मिल सके उसको? ऑप्शन 1 एडमिनिस्टर PRN ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना जब रिक्वायर्ड हो। ऑप्शन 2 इंक्रीज कफिंग डीपली, गहराई से कफ करना है, खांसी करना। ऑप्शन 3 प्लेस द क्लाइंट इन ए सिटिंग पोजीशन, क्लाइंट को सिटिंग पोजीशन प्लेस करना। ऑप्शन 4 इंक्रीज द क्लाइंट टू रेस्ट फॉर ए हाफ आवर,
क्लाइंट के लिए रेस्ट के लिए इंक्रीज करना। गेस योर करेक्ट आंसर, आपका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, इंक्रीज कफिंग डीपली। पोस्टुरल ड्रेनेज के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग एक्शन रहेगा क्लाइंट को इंक्रीज करना खांसी के लिए, ताकि जो सीक्रेशंस हैं वो बाहर आ सकें। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कफिंग इज नीडेड टू राइज सीक्रेशन फॉर एक्सपेक्टोरेशन। कफिंग से क्या फायदा होगा, जो सीक्रेशन एक्यूमुलेटेड है लंग्स के अंदर पोस्टुरल ड्रेनेज के बाद वो सीक्रेशन बाहर निकल सके। ऑक्सीजन विल नॉट मोबिलाइज फॉर सीक्रेशन। ऑक्सीजन सीक्रेशन को बाहर निकालने के लिए कोई रोल नहीं होती। सिटिंग पोजिशन विल अलाउ सीक्रेशंस टू रिमेन इन द लंग्स अनलेस कफिंग इज इंक्रीज। क्लाइंट के अंदर यदि पोस्टुरल ड्रेनेज के बाद उसको सिटिंग पोजीशन एडवाइज करेंगे तो सीक्रेशन वो लंग्स के बेस में चले जाएंगे। लंग्स ये कंडीशन है तो सीक्रेशन एक्यूमुलेट हो जाएगा कहाँ पे, लंग्स के बेस में। रेस्ट शुड बी इंक्रीज ओनली आफ्टर कफिंग टू ब्रिंग अप सीक्रेशन मोबिलाइज बाय पोस्टुरल ड्रेनेज। रेस्ट उसके बाद एडवाइज करेंगे, इंक्रीज करेंगे कि कफिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाए। उसके बाद जो सीक्रेशंस है वो बाहर निकलने के बाद रेस्ट एडवाइज करेंगे। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या रहेगी, मोस्ट हेल्पफुल नर्सिंग एक्शन कौन सा रहेगा, पोस्टुरल ड्रेनेज के बाद इंक्रीज कफिंग डीपली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, ए क्लाइंट विद एम्फाइसीमा एक्सपीरियंसेस ए सडन एपिसोड ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ and is diagnosed with spontaneous pneumothorax। एक क्लाइंट है जिसको एम्फाइसीमा है, उसको सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का सडन एपिसोड है, अनुभव कर रहा है। डायग्नोस्ड विद, उसका डायग्नोसिस क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। द क्लाइंट आस्क हाउ कुड दिस हैव हैपेंड, ये कैसे घटित हुआ। व्हाट लाइकली कोज ऑफ द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स शुड द नर्स रेस्पॉन्स टेक इनटू दिस कंसिडरेशन। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का इस कंडीशन के अंदर मोस्ट लाइकली कोज क्या होगा, कोज के लिए नर्सेस का रेस्पॉन्स क्या है। ऑप्शन 1 प्लूरल फ्रिक्शन रिब के कारण हुआ है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। ट्रेकियोएसोफेगस फिस्टुला के कारण हुआ, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 रैप्चर ऑफ ए सबप्लूरल ब्लेब। नेक्स्ट पंक्चर वुंड ऑफ द चेस्ट वॉल। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज रैप्चर ऑफ सबप्लूरल ब्लेब। एम्फाइसीमा के क्लाइंट में स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होने का कारण क्या है, जो ब्लेब है एक एयर का फोला सा फ्रिज, जिसको हम ब्लिस्टर फोला बोलते हैं, ब्लेब को क्या बोलते हैं, फोला सा बना हुआ है जिसके अंदर एयर प्रेजेंट है, वो क्या हो गया, रेप्चर हो गया। उसके कारण क्या हो गया, एयर इंसर्ट कर गई लंग्स के अंदर और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। न्यूमो का मतलब होता है एयर, थोरेक्स मीन्स प्लूरल कैविटी के अंदर एयर इंसर्ट करना। रेशनल देखिएगा, etiology of spontaneous pneumothorax is commonly the rupture of blebs। मोस्ट कॉमन कारण क्या है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होने का कारण, कि जो लंग्स है उसका जो ब्लेब लंग सरफेस के ऊपर ब्लेब या ब्लिस्टर बना हुआ है, कोई फोला बना हुआ, वो क्या हो जाना, फूट जाना, जिससे क्या होगा, लंग्स के अंदर क्या हो जाएगी, एयर फिल हो जाएगी। ब्लेब्स आर सिमिलर टू ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर का मतलब जैसे छाले बन जाते हैं उस टाइप, ब्लिस्टर को छाले बोलते हैं। बट ब्लिस्टर में क्या होता है, लिक्विड भरा रहता है। ब्लेब्स सेम चीज है बट उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, एयर प्रेजेंट रहेगा, जिसके कारण एयर फिल हो जाता है। प्लूरल फ्रिक्शन रब रिजल्ट इन पेन ऑन इंस्पायरेशन नोट ए न्यूमोथोरेक्स। प्लूरल फ्रिक्शन रब का मतलब है जो प्लूरल कैविटी है उसके कारण फ्रिक्शन होना उसमें, वो उसके कारण क्या होगा, पेन ऑन इंस्पायरेशन, सांस लेने के दौरान दर्द होगा, न कि न्यूमोथोरेक्स। ट्रेकियोएसोफेगस फिस्टुला causes aspiration of food saliva resulting in respiratory distress। ट्रेकिया और इसोफेगस में फिस्टुला बनने के कारण एस्पिरेशन, लंग्स के अंदर फूड और सलाइवा का एस्पिरेशन हो सकता है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, न कि स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। क्लाइंट हैज नो हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा। चेस्ट वॉल रेप्चर का ऐसा क्वेश्चन के अंदर कोई हिस्ट्री नहीं दे रखा कि उसका चेस्ट वॉल रेप्चर हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, रेप्चर ऑफ सबप्लूरल ब्लेब। जो एम्फाइसीमा का क्लाइंट है उसके अंदर जो उसका प्लूरल के कैविटी के ऊपर जो ब्लेब बना हुआ है उसके वो फट गया है, वो फोला सा था वो फट गया, उसके कारण लंग्स के अंदर एयर इंसर्ट हो गया, जिससे न्यूमोथोरेक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 147, ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ एम्फाइसीमा, फॉर व्हाट लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम शुड द नर्स मॉनिटर दिस क्लाइंट। एक क्लाइंट जिसको एम्फाइसीमा डायग्नोस हुआ है
उस क्लाइंट के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का मतलब है कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स मॉनिटर, कौन सा कॉम्प्लिकेशन नर्स को मॉनिटर करना चाहिए या कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑप्शन 1 लोकलाइज्ड टिश्यू नेक्रोसिस, ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, ऑप्शन 3 इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन 4 सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। राइट योर करेक्ट आंसर इन कमेंट बॉक्स के अंदर सही जवाब लिखिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन। एम्फाइसीमा क्लाइंट के अंदर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नर्स को मॉनिटर करना चाहिए, दैट शुड बी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, मतलब उसकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, रेशनल देखिएगा। एम्फाइसीमा क्या होता है, जो लंग्स होते हैं उसके एयर से क्या होता जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। देन लॉस ऑफ एल्वुलर सरफेसेस, तो बॉडी का जो लंग्स का जो है एल्वुलर सरफेस एरिया वो कम हो जाता है, कोजिंग रिटेंशन ऑफ CO2, उसके कारण CO2 का रिटेंशन बढ़ जाता है। विच आफ्टर एग्जिस्टिंग द अवेलेबल बाइकार्बोनेट आयन फंक्शनिंग एज बफर, तो उस कंडीशन में जो बाइकार्बोनेट आयन है वो बफर का काम करते हैं, विल कोज ए लोअर पीएच, और जिसके अंदर कारण पीएच कम हो जाएगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। जितने भी रेस्पिरेटरी, एक की पॉइंट याद रखना है, जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर कौन सा टाइप का एसिड बेस इम्बैलेंस होगा, रेस्पिरेटरी टाइप का। इसमें हमें पीएच यदि कम होता है तो एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यदि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कारण पीएच बढ़ रहा है तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। एम्फाइसीमा की कंडीशन के अंदर CO2 रिटेंशन के कारण बाइकार्बोनेट आयंस बफर का रूप काम करेंगे, जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसके बाद पीएच कम हो जाएगा, जिसके कारण रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बढ़ेगा और CO2 रिटेंशन बढ़ेगा। टिश्यू नेक्रोसिस रिजल्ट फ्रॉम लोकलाइज्ड टिश्यू एनोक्सिया। टिश्यू नेक्रोसिस एक पर्टिकुलर टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है, विल नॉट कोज द सिस्टेमेटिक रेस्पॉन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उसके कारण कोई सिस्टम या सिस्टेमेटिक रेस्पॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल उसी जिस टिश्यू में नेक्रोसिस हुआ है उसी पे फर्क पड़ेगा। Normal oxygen saturation of hemoglobin is 95% to 100%. So this is not a sign of acidosis. Increased respiratory rate, respiration बढ़ेगा, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, बट उसके कंडीशन के अंदर उसका हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन 95 से 100% रहेगा, जो कि एसिडोसिस का साइन नहीं है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट में लीड टू रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। यदि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में उस क्लाइंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है, ना कि रेस्पिरेटरो एसिडोसिस। यदि CO2 का रिटेंशन बढ़ रहा है एम्फाइसीमा की कंडीशन, तो उसमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। यदि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही, ऑक्सीजन ज्यादा लेगा, तो उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, spontaneous pneumothorax is suspected in a client with a history of emphysema। एक क्लाइंट जिसकी हिस्ट्री एम्फाइसीमा की कंडीशन हिस्ट्री है, उसके अंदर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स सस्पेक्ट हुआ है। इन एडिशन टू कॉलिंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करने के साथ साथ नर्स क्या एक्शन लेगी। ऑप्शन 1 प्लेस द क्लाइंट ऑन द अनअफेक्टेड साइड, क्लाइंट को अनअफेक्टेड साइड में पोजीशन दिलाएगी। ऑप्शन 2 एडमिनिस्टर 60% ऑक्सीजन वाया वेंचुरी मास के द्वारा 60% ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेगी। ऑप्शन 3 प्रिपेयर फॉर IV एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्टर करने के लिए IV लाइन प्रिपेयर करेगी। ऑप्शन 4 गिव ऑक्सीजन एट 2 लीटर पर मिनट वाया नेजल कैनुला या नेजल कैथेटर के द्वारा 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन देगी। राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। Correct answer is option 4 give oxygen and 2 liter per minute via nasal cannula। करेक्ट आंसर क्या होगा, जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के लिए सस्पेक्टेड है, एम्फाइसीमा की उसकी हिस्ट्री है, जो भी COPD जैसे एम्फाइसीमा ब्रोंकाइटिस COPD, उस क्लाइंट को हम ऑक्सीजन हमेशा नेजल कैनुला के द्वारा प्रायोरिटी देंगे, जिसका रेट 2 लीटर पर मिनट 3 लीटर पर मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पे फर्स्ट एक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना, उसके साथ साथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना। देन शुड बी प्रायोरिटी इज एडमिनिस्टर ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला एज द रेट ऑफ 2 लीटर पर मिनट। रेशनल देखिएगा, ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू प्रिवेंट एनोक्सिया।
एनोक्सिया की कंडीशन को रोकने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी, बट नोट द हाई कंसंट्रेशन। बट ध्यान में ये रखना है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन नहीं देंगे हम एम्फाइसीमा वाले क्लाइंट को विदाउट एनी ऑर्डर, बिना किसी ऑर्डर के। इन एन इंडिविजुअल विद एम्फाइसीमा ए लो ऑक्सीजन लेवल नॉट हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मे बी रेस्पिरेटरी स्टिमुलस। लो ऑक्सीजन लेवल इसलिए देंगे ताकि उसका रेस्पिरेटरी स्टिमुलस सप्रेस नहीं हो पाए, उसकी ऑक्सीजन डिमांड बनी रहे। अनदर रीजन इज हेल्डेन इफेक्ट। दूसरा कारण क्या है? हेल्डेन इफेक्ट। जो यदि ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सेचुरेटेड हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सेचुरेटेड हो गए तो जो CO2 बॉडी से बाहर ट्रांसफर हो रही है वो प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, और हाइपरकेपनिया का मतलब है बॉडी के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा होना, हाइपर ज्यादा, केपनिया CO2। हेल्डेन इफेक्ट एक तो दो इफेक्ट है। लोकल लिंक क्या कहता है, कारण क्या है कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलस जिंदा रहना है, ऑक्सीजन की डिमांड बनी रहनी है। दूसरा हेल्डेन इफेक्ट वो क्या कहता है कि जो हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की देंगे हम एम्फाइसीमा, COPD, ब्रोंकाइटिस पेशेंट को, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सेचुरेटेड हो जाएंगे जिससे बॉडी का CO2 बाहर नहीं जा पाएगा और हाइपरकेपनिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जिसे हम हेल्डेन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। Place the client in unaffected side might increase the risk of mediastinal shift। क्लाइंट को कभी भी हम स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन के अंदर अनअफेक्टेड साइड में पोजीशन नहीं दिलाएंगे। कौन सी साइड में पोजीशन दिलाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अफेक्टेड साइड में हमेशा याद रखना है। कौन सी साइड में? अफेक्टेड साइड में। क्यों? क्योंकि अनअफेक्टेड साइड में पोजीशन दिलाएंगे तो मिडस्टर्नल है वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उधर दूसरी साइड जैसे ये लंग्स है, जैसे ये मान लिया हमने अफेक्टेड है, ये अनअफेक्टेड है। यदि इस साइड में पोजीशन दिलाते हैं तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो यहाँ का पार्ट है वो अनअफेक्टेड साइड में आ जाएगा। जो लंग्स जो अनअफेक्टेड साइड का करेक्ट था वो फैल रहा था, वो अनएक्सपेंशन होगा, मतलब प्रॉपर नहीं फैलेगा। ऑल्दो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, दिस कंसंट्रेशन टू हाई फॉर ए क्लाइंट विद एम्फाइसीमा बिकॉज इट मे प्रेसिपिटेट कार्बन डाइऑक्साइड नेक्रोसिस। वेंचुरी मास्क के द्वारा एम्फाइसीमा क्लाइंट को ऑक्सीजन नहीं देंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नेक्रोसिस प्रेसिपिटेट कर सकता है, उस कंडीशन में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। प्रिपेयर फॉर IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंडेंट एक्शन रिक्वायर ऑर्डर एज द स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये एक डिपेंडेंट एक्शन है, इसके लिए नर्स फ्री नहीं है, उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ऑर्डर की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। एक क्लाइंट जो कि स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के लिए डायग्नोस हुआ है। विच फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स शुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्लान फॉर द क्लाइंट। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के क्लाइंट के लिए टीचिंग प्लान के लिए कौन सा टीचिंग प्लान इंक्लूड करेगी फिजियोलॉजिकल स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को समझाने के लिए? ऑप्शन 1, एयर विल मूव फ्रॉम द लंग इनटू द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में लंग्स के द्वारा एयर मूव हो जाती है। द हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स शिफ्ट टुवर्ड द अफेक्टेड साइड। हार्ट और ग्रेट वेसल्स अफेक्टेड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ऑप्शन 3, देयर इज ग्रेटर नेगेटिव प्रेशर विद इन द चेस्ट कैविटी। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में चेस्ट कैविटी के अंदर नेगेटिव प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ऑप्शन 4, कोलैप्स ऑफ द अदर लंग विल अकर इफ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली। यदि जल्दी से स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो दूसरा लंग्स है वो कोलैप्स हो जाएगा। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, एयर विल मूव फ्रॉम द लंग्स इनटू द प्लूरल स्पेस। स्पॉन्टेनियस यहाँ पे क्या कहा है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स कहते किसे हैं। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स यदि प्लूरल स्पेस के अंदर, लंग्स के प्लूरल स्पेस के अंदर एयर भर जाती है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स वर्ड क्या कह रहे हैं, न्यूमो का मतलब होता है एयर, थोरेक्स मीन्स प्लूरल स्पेस। यदि प्लूरल स्पेस के अंदर न्यूमोथोरेक्स अचानक से, स्पॉन्टेनियस मतलब अजीब तरीके से, अचानक तरीके से भर गया तो दिस मीन्स इसमें हमें वही डेफिनेशन सिलेक्ट करनी है। रेशनल देखिएगा, ए पर्सन विद ए टीयर इन द लंग्स इनहेल एयर मूव थ्रू द ओपनिंग इनटू द इंट्राप्लूरल स्पेस। एक लंग्स के अंदर यदि लंग्स
टीयर हो गए, फट गए किसी भी कारणवश, तो उसके अंदर क्या है, उस ओपनिंग से लंग्स के अंदर ज़्यादा एयर भर जाती है, जिसके कारण उसका पॉजिटिव प्रेशर, जो नॉर्मली लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है, वो पॉजिटिव प्रेशर में चेंज हो जाता है एंड पार्शियल कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लंग्स, जिसके कारण जो लंग्स हैं उनमें कोलैप्स हो जाता है, एटेलेक्टिसिस हो जाता है, या तो थोड़े से कोलैप्स हो जा सकते हैं या कंप्लीटली भी कोलैप्स हो सकते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा और लास्टली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। मिड स्टिनल शिफ्ट अकर टुवर्ड द अनअफेक्टेड साइड। मिड स्टिनल शिफ्ट हमेशा अनअफेक्टेड साइड की तरफ होता है, क्योंकि अफेक्टेड साइड में प्रेशर एयर फिल होने के कारण हमेशा ज्यादा बना रहता है, जो कि मिड स्टिनल को किस पे, अनअफेक्टेड साइड पे प्रेस करते हैं। देयर इज ग्रेटर नेगेटिव प्रेशर विन द चेस्ट कैविटी इज नॉर्मल कंडीशन। यदि चेस्ट कैविटी के अंदर क्या है, नॉर्मल नेगेटिव प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर प्रेजेंट है, सॉरी, देन दिस वन इज द नॉर्मल। पॉजिटिव प्रेशर कैसे होगा, एयर फिल हो जाए। विद इन न्यूमोथोरेक्स देयर इज लॉस ऑफ इंट्राथोरेक्स एक नेगेटिव प्रेशर। न्यूमोथोरेक्स के कारण जो एयर भर गई है, उसके कारण जो नेगेटिव प्रेशर था इंट्राथोरेसिक कैविटी का, वो लॉस हो जाता है, वो किस में बदल जाता है, पॉजिटिव प्रेशर में। कोलैप्स ऑफ द अदर लंग विल अकर इफ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली। यदि जल्दी से ट्रीटेड नहीं किया गया है तो दूसरा लंग्स भी कोलैप्स हो सकता है। इट इज नॉट एन इम्पेडिंग प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स से रिलेटेड नहीं है, ऐसी कंडीशन कॉम्प्लिकेशन के बाद हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स एक्सेप्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग ए इंडिविजुअल विद स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के क्या क्या क्लिनिकल इंडिकेटर नर्स आइडेंटिफाई करेगी असेसमेंट के दौरान। सिलेक्ट ऑल द अप्लाई। जो निम्न ऑप्शन है उनमें से सिलेक्ट करने हैं। ऑप्शन 1 हेमेटेमेसिस, ऑप्शन 2 शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑप्शन 3 यूनिलेटरल चेस्ट पेन, ऑप्शन 4 इंक्रीज थोरेसिक मोशन, ऑप्शन 5 मिड स्टिनल शिफ्ट टुवर्ड द इन्वॉल्व साइड। इन्वॉल्व साइड का मतलब है अफेक्टेड साइड। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ऑप्शन 3 यूनिलेटरल चेस्ट पेन। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के अंदर कौन कौन सा क्लिनिकल इंडिकेशन देखने को मिल सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और यूनिलेटरल चेस्ट पेन। यूनिलेटरल का मतलब है चेस्ट जहां पे न्यूमोथोरेक्स हुआ है, मतलब चेस्ट की एक साइड में पेन होना। रेशनल है ब्लडी वोमिटस एंड ब्लडी वोमिटस इज अनरिलेटेड टू न्यूमोथोरेक्स। ब्लड के रूप वोमिटिंग के साथ हेमेटेमेसिस को हम बोलते हैं कि वोमिटिंग के साथ ब्लड आना। इमेसिस जहां पे भी वर्ड आए हमें ध्यान में रखना है कि उल्टी। हिम का मतलब है ब्लड, वोमिटिंग किसके साथ, ब्लड के साथ होना। ब्लडी वोमिटस इज अनरिलेटेड टू न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में ब्लडी वोमिटस कभी भी देखने को नहीं मिलता। विद द रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज द क्लाइंट एक्सपीरियंस। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के कंडीशन में क्लाइंट को क्या क्या, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, टेकिकार्डिया होगा, रैपिड एंड शैलो रेस्पिरेशन होगा। सडन चेस्ट पेन अकर ऑन द अफेक्टेड साइड, इट में आल्सो इन्वॉल्व द आर्म एंड शोल्डर। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में सडन चेस्ट पेन हो सकता है तथा चेस्ट पेन के साथ साथ उसके आर्म और शोल्डर में भी पेन हो सकता है। डिक्रीज चेस्ट मोशन अकर बिकॉज फेलियर ऑफ इन्फ्लेट द इन्वॉल्व लंग। चेस्ट मोशन मतलब है चेस्ट की गति क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि रेस्पिरेशन फेलियर होगा तो जो लंग्स हैं वो फैलना और सिकुड़ना बंद हो जाएंगे। मिड स्टिनल शिफ्ट टुवर्ड द अनअफेक्टेड साइड। न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में मिड स्टिनल शिफ्ट कौन सी साइड में होता है, अनअफेक्टेड साइड में। रिजल्ट्स फ्रॉम प्रेशर फ्रॉम द न्यूमोथोरेक्स। कारण क्या है, जिस साइड में न्यूमोथोरेक्स हुआ है, एयर फिल हुई है, वो प्रेशराइज करेगी मिड स्टिनल पार्ट को, जो कि अनअफेक्टेड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। नर्सिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जिंदगी में सफल होना है तो पढ़ना है, मंजिल मुझे मिलेगी।